नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर विजय सेठ, जिनसे हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय के बारे में। सेठ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका मैं करती हूँ। मैं आपके तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ अपना मौका दिया है अपने विचार रखने का। जी सेठ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र को हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ही क्यों रखते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारी जो मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है और ये समाज शास्त्र का पार्ट है। हालांकि कई फॉरेन की यूनिवर्सिटी में इसे साइंस माना जाता है, वो बीएससी डिग्री देते हैं, एमएससी डिग्री देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सोशल साइंस ही है क्योंकि ये हमारी जो मानव जाति है उससे जुड़ा हुआ है। जी, अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में, जैसा कि आप कक्षा 9 से लेकर के आगे तक की किताबों में आप मुख्य संपादक की भूमिका भी निभा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों में अर्थशास्त्र को किस तरह से समावेशित किया गया है? ऐसा है कि जो अर्थशास्त्र का जन्म हुआ पश्चिमी देशों में, उसमें बेसिकली व्यक्तिवाद पर आधारित था और ये मान के चला जाता था कि व्यक्ति जो है वो रैशनल है और वो अपनी ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्यों को जानता है और वो अपने उद्देश्यों के लिए काम करता है। लेकिन हमारे जो भारत की जो अवधारणा है उसमें व्यक्ति नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कम्युनिटी की बात ज़्यादा है, जो कि इस अर्थशास्त्र में नहीं है। और ये मान के चला जाता है अर्थशास्त्र के अंदर कि जो भी इंसान काम करता है वो ये देखता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कितनी मेरा व्यय होगा और मुझे कितना फ़ायदा होगा। उस चीज़ को ध्यान में रख के वो डिसीजन लेता है, और चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो समाज हो, वो सब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देख कर चलते हैं। और जिससे ये मान के चला जाता है बेसिकली कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, ये अवधारणा है उसके अंदर। और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी त्रुटियां आती हैं हमारी सोच के अंदर जी। और उस सोच को हमने देखा है कि उसमें क्या कमियां, उसी को पूरा करने के लिए हमने इसमें प्रयत्न किया है। जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम देखते हैं कि बाकी और जो पब्लिकेशंस की किताबें हैं उसमें अर्थशास्त्र की केवल थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं केवल वो पढ़ाए जाते हैं। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें बच्चों में एक जो संधारणीय आर्थिक चिंतन की प्रणाली होती है, क्या उसे विकसित करने में सक्षम है? ये बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत प्रयत्न किया है कि इसको बदला जाए। कारण क्या है कि जो वेस्टर्न जो अर्थशास्त्र है उसी को लेकर के चल रहे हैं ज़्यादातर, जो जहाँ पर पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर। और उसके अंदर क्या है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और तरह की सिस्टम हैं। और क्या हुआ उसके बाद, जैसे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स सेपरेट सब्जेक्ट है, उसका आपस में लिंकेजेस नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो अर्थशास्त्र हम पढ़ाएँ उसके अंदर इंसान को, जो विद्यार्थी है उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके एडिशन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन किताबों में नहीं हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस सारी चीज़ों को जो कि वहाँ पर मिसिंग है उसको हम चाहते हैं कि उस चीज़ को इंक्लूड किया जाए। और हमने काफ़ी प्रयत्न किया इसके बारे में, और हमने देखा है कि भाई जो स्टूडेंट है उसको जोड़ना है हमने, जो हमारी अपनी ज्ञान परंपरा है हिंदुस्तान की, उसके साथ उसको जोड़ना है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है उसमें हमारी जो अपनी संस्कृति विरासत है उससे जुड़ाव नहीं है। और ये भी नहीं बताया जाता कि कहाँ तक वो दोनों कंपैटिबल हैं या उनमें आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, वो पता नहीं जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन को कम किया जाए और विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाए, उसको लिंक किया जाए उसकी सोच को, जो हमारी अपनी ज्ञान परंपरा है। अच्छा, जैसा कि यहाँ आने से पहले मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें देख रही थी, तो इसमें मैंने देखा कहीं एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो पश्चिमी जो विज्ञान है उसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है उसको प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है कि जो लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं
उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन क्या है कि जो लोग प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे हैं उनका सोशल जस्टिस कौन देखेगा? क्योंकि हर इंसान तो नहीं लगे, जैसे बच्चे हैं वो तो प्रोडक्शन में ही जुड़े हुए हैं, जी कई लोग हैं जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका हित कैसे देखा जाएगा? बिल्कुल। तो इसलिए जो स्टेक होल्डर हैं उसमें पूरी सोसाइटी है, ना कि वही लोग जो कि जुड़े हुए हैं प्रोडक्शन के साथ, तो उनके लिए भी ध्यान रखना है। हम्म। तो ये जो है इसकी अवधारणा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं वेजेस हैं, वेजेस किस लिए हैं? क्योंकि वर्कर काम कर रहा है। इंटरेस्ट इसलिए कि एक आदमी ने अपनी पूंजी लगा दी, उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना है, जो बच गया वो पूंजीपति का है। तो ये धारणा जो है ना, ये अवधारणा जो है वो हमने उसको चेंज करने की कोशिश की है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें वो भी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी जोड़ना है, क्योंकि हर आदमी तो प्रोडक्शन नहीं जुड़ा हुआ सोसाइटी के अंदर, तो उसको भी जोड़ना है। जी और साथ में क्या है कि ये देखना है कि जो इंसान जैसा काम कर रहा है जी उसके हिसाब से उसको रिवार्ड मिल भी रहा है कि नहीं। ओके। तो इस बारे में जो सरकार की एक पॉलिसी चली है, स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी का जो ये मैं किताबों में भी चूँकि मैं देखती हूँ स्वदेशी को काफ़ी हाईलाइट भी किया गया है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहाँ तक कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए ऐसा है कि स्वदेशी जो अवधारणा है ये हमारे यहाँ शुरू से ही हमारे बल्कि हमारे यहाँ सब कुछ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता था, और हम जो प्रोडक्शन करते थे उसका पूरे विश्व में कहीं और बनता नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो हमारे कोई स्वदेशी की जो अवधारणा थी वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब ये कॉलोनिज्म आया उस समय उन्होंने क्या किया, हमारे देश को एक ऐसी तरीके डाल दिया जी जिसमें हम लोग सब कुछ जो प्रोड्यूस करते उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, जी और उन्होंने हमारे को मार्केट पर डिपेंड करा दिया। जो मार्केट के लिए बिके चीज़ उसको बनाओ। उससे क्या हुआ कि हमारी जो अपनी जो चीज़ें थी हिंदुस्तान की उनका धीरे धीरे विनाश होता रहा। अब हमने चाहते हैं कि वो इस चीज़ को दोबारा से डेवलप किया जाए और उसको आगे ला के दिया जाए, तो इसलिए स्वदेशी मूवमेंट की जरूरत पड़ी। और इसका सबसे पहले शुरू हुआ 1905 में, जब बंगाल के अंदर विभाजन हुआ। बाद में गांधी जी ने इसके बारे में बात किया, और अब इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम स्वावलंबी नहीं हैं, हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो हमारी सुरक्षा भी पूरी नहीं है। क्योंकि जैसे अब पूरा विश्व जो है चीन पे निर्भर कर रहा है सप्लाई चेन के लिए, और अगर आज चीन उसको बंद कर दे तो पूरी सबकी अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जब जितना भी हो सके पॉसिबल है अपने रिसोर्सेज के हिसाब से देख करके जितनी भी चीज़ें हम उसको हम स्वावलंबी बने, ताकि हमें दूसरों पर डिपेंड ना करना पड़े, कि कल जब हमने कोई डिसीजन लें तो किसी का हमारे पर प्रेशर ना हो। जी बिल्कुल। तो क्या स्वदेशी की जो भावना है कहीं ना कहीं ये सहकार से भी जुड़ी है, जो भारतीय संस्कृति में मूलभूत रहा है? वो तो ही है, क्योंकि हम लोगों ने परिवारों में देखा है कि हर परिवार ये चाहता है कि हमें कम से कम लोगों को निर्भर करना पड़े। जी। तो इसलिए ये जो लोन लेने की प्रथा है जी बाज़ार से, बैंकों से, ये हमारे लोगों में, कम्युनिटी के अंदर थी नहीं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब में उसमें जियो, उसके हिसाब से रहो। तो ये बेसिकली हमारी शुरू से ही है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि जो जैसा था उसी के हिसाब से रहना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि हमें दूसरों पर निर्भर करना है। लेकिन निर्भर अब किस लिए करते हैं? क्योंकि हर चीज़ तो हम बना नहीं सकते। तो जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो हमको दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है, और इसीलिए क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली क्या होता है, जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। अब रिसोर्सेज कम होंगे तो डेफिनेट बात है अब दूसरों पर निर्भर करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और अर्थशास्त्र में इच्छा का बढ़ना यानी डिमांड को बताता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो एक लोक संग्रह की जो धारणा है, क्या वो आधुनिक अर्थशास्त्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ी जा सकती है? बिल्कुल जोड़ी जा सकती है। देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो अर्थशास्त्र पैदा हुआ है जी उसमें रीज़न क्या था कि हम लोगों ने कहा कि भाई अब दूसरों पे डिपेंड करना शुरू हुआ, इंटरडिपेंडेंस। तो उससे क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ, पहले मार्केट में बेचूँ, उसको बेचने के बाद जो धन मिलेगा उससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करूँ। जी। तो ये एक अवधारणा बन गई मार्केट की। तो हर आदमी जो मार्केट के लिए यूज़ कर रहा है, जो मार्केट के लिए जब बनाएगा तो क्या करेगा, अपनी डिवीजन ऑफ लेबर में आएगा, वही चीज़ बनाएगा जो कि मार्केट में बिक रही है और जो मैं बना सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप होलिस्टिक व्यू नहीं देखते दुनिया का। उसकी वजह से क्या होता है कि आप निर्भर होते रहते हैं,
और दूसरा क्या है कि जो हमारी अवधारणा थी जो जिसमें हम मार्केट के लिए बना रहे हैं, अब मार्केट बनाने के लिए ये सोचते नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या ये नैतिकता के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, क्या ये समाज के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, क्या ये हमारी वातावरण को ख़राब कर रहा नहीं कर रहा, इसके बारे में नहीं सोचते हम। चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो कंज्यूमर जो भी हैं, जो प्रोडक्शन लगे हुए हैं, उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। और इसीलिए क्या हुआ कि जो खास करके जो वेस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें ये मान के चला कि नेचर को हरा कर ही आदमी जी सकता है जी। इसलिए हमने नेचर को सब्जुगेट करने की कोशिश की। और हमारे यहाँ पर क्या है कि नेचर का पार्ट था हिंदू, हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें एक हमारा नेचर के साथ रहना है, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे हमारे यहाँ बड़ा अच्छा वो बुद्धिस्ट का कहना है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में उनका है कि हमको इस दुनिया में मधुमक्खी की तरह रहना चाहिए, जी जो फूलों से उसकी नेक्टर लेती है, सुंदरता को बिगाड़ती नहीं है। जी। तो हमें उस तरह जीवन जीना है ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़ के रहें, ताकि हम ज़िंदगी में जो हमारी बाकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आएंगे उनको छोड़ दें। और इसीलिए जो हमारा जो अर्थशास्त्र है हिंदुस्तान की जो ज्ञान परंपरा है उसके अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी हमारी नेचर का पार्ट है। अब आप देखिए हमारी फैमिली में भी हर चीज़ को कंजर्व किया जाता था, हर चीज़ को सेव किया जाता था, उसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती थी। और ये हमारे को सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। जो बिल्कुल वेस्ट है तो उसको तो गगाड़ना है, लेकिन जो चीज़ यूज़ हो सकती है, और आजकल लोग रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, ये हमारे अपने ही संस्कारों में था। हाँ, जैसा कि मैंने इन पुस्तकों में भी देखा है कि जो सभी जो चैप्टर्स हैं वो जो कंक्लूड किए गए हैं वो एसडीजी से कंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल सभी में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो डाले गए हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अर्थशास्त्र की जो वेस्टर्न फिलॉसफी है जो कंज्यूमिंग पर ज़्यादा एम्फसाइज करती है, ज़्यादा जोर देती है, तो भारतीय जो आर्थिक मॉडल है वो पश्चिमी अर्थशास्त्र के साथ कहाँ तक सामंजस्य रखता है? देखिए ऐसा है कि पश्चिम में क्या हुआ कि उनकी अवधारणा ये थी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करे तो कंजम्पशन करना पड़ेगा, जब कंजम्पशन करना पड़ेगा तो उन लोगों ने अलग तरीके निकाले जी। कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए, तुम कंज्यूम करो, कंज्यूम नहीं होगा तो प्रोडक्शन बेकार है। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जब अपने देश में खपत नहीं हो तो एक्सपोर्ट करेंगे, अगर एक्सपोर्ट बंद हुए तो क्या करोगे। तो सारा जो उनका अवधारणा थी उसमें था कि आप कंज्यूमर को मोटिवेट करो कंज्यूम करने के लिए। हमारी जितनी एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, उसका बेसिक मतलब यही है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी के अंदर आप डालो कि इस पदार्थ की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो यूजलेस भी है, लोग खरीद के लाते हैं, बाम लगता है हमें क्यों खरीदा आपने इसको। तो ये जो सिस्टम जो है मार्केट सेलिंग करने का, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो कंज्यूमरिज्म बहुत बड़ा है और उस कंज्यूमर काफ़ी देर तक एक्सप्लॉइट भी होता रहा। ये अभी जो नई अवधारणा वेस्ट में भी आई है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करो जी। कंज्यूमर को ऐसे प्रोडक्ट ना मिलें जो उसके लिए खतरनाक हो, या वो वैसे प्रोडक्ट हों जिससे उनको और कैसे मजबूरी हो। तो ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं, जबकि हमारी संस्कृति के अंदर पहले से ही था। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पहले ऑर्गेनिक डाइज होती थी जी। कपड़े रखने के लिए, वेस्ट ने केमिकल डाइज लिया है। कारण क्या था, आपको मास प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन हर चीज़ आपको केमिकल जो चाहे फैक्ट्री बन सकते हैं वही चाहिए आपको। तो उससे क्या हुआ कि सारी जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरी संरचना बदल गई। और वही चीज़ें जो है हमको वापस लानी है। और अब पूरे वेस्ट के लोग भी सीख रहे हैं कि भाई इस चीज़ों के मैंने बहुत बहुत हमने नुकसान किया अपने आप का, वो सीख रहे हैं इस चीज़ को। इसका मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति में जो संयम की अवधारणा है वो वैश्विक अर्थशास्त्र को एक मॉडल दे सकता है, एक विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि उसका पूरक है। अच्छा। क्योंकि जो उसमें कमी है उसको दूर करना है जी। क्योंकि वो अर्थशास्त्र भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से निकला और उसकी अपनी अवधारणा है, उसकी कमियों को दूर करना है। तो ये कंपीटिंग नहीं है, ये पूरक है। जो उसकी कमियां उसको दूर करने के लिए ये हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये दो पैरेलल सिद्धांत हैं, लेकिन दोनों में आपस में जुड़ाव है। जुड़ाव यह है कि इसलिए उन्होंने सिर्फ एक तरफ चले गए, उस एक तरफ जाने के चक्कर में उनकी जो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्या आई। अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ आपको मैं। जब रेलवे डेवलप हुआ जी, इन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए, क्योंकि रेलवे के स्लीपर बनते थे टिम्बर से।
अब उन्होंने सीमेंट के बनाने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे जो है ना उनको भी समझ आ रहा है कि हमको किस तरह से अपने जंगलों को नहीं काटना है। जंगल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, जंगल नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ कैसे होगी। धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो हमको उनको ये बताना है कि तुम्हारे अर्थशास्त्र में क्या कमियां हैं और उस कमियों को दूर करना है हमने। तो वेस्टर्न का इकोनॉमिक्स और भारत का अर्थशास्त्र, इन दोनों में क्या अंतर आप समझते हैं? अंतर बेसिकली है कि वो ये मान के चल रहा है कि जो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है उससे हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमने लाभ कमाना है, या किस तरह से हमने किसी भी चीज़ की कॉस्ट को और प्रॉफिट में, मार्जिन में हमने साथ साथ करना है। ये पश्चिम की अवधारणा पश्चिम है। व्यवस्था है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इन्वेंशंस बहुत हुई जी। प्रॉफिट की वजह से, कि जब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा तो मैं मेहनत करूँगा तो इसीलिए क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर आई। तो वहाँ पर रोज इनोवेशन हो रही है। बेसिकली लाभ ही उसका मतलब लाभ है। हर कोई ये तो नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ समाज के लिए कर रहा हूँ। जी। तो लेकिन जब हम आप बताएंगे उनको कि आपने इनोवेशन करनी है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के जो बाकी अवधारणाएं हैं उनको जोड़ करके करनी है, तो वही इनोवेशन का करनी तो ही है, लेकिन उसको नेचर बदल जाएगा। ये भारतीय संस्कृति की अवधारणा है, ये भारतीय अर्थशास्त्र की अवधारणा है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो अर्थशास्त्र के समग्र दृष्टिकोण को लेकर के विद्यार्थियों में अर्थ से लेकर अर्थपूर्ण जीवन की चेतना विकसित कर पाएंगी? पूरी कोशिश है इस बारे में, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है स्कूलों में, एनसीईआरटी की किताबों में, वो तो उतना विद्यार्थी को आना ही चाहिए क्योंकि उसने उनके साथ कम्पीट करना है। जी। लेकिन उसको ये बताना चाहिए कि उसको कॉन्शियस करना है कि ये सफिशिएंट नहीं है, और ये इतनी कॉन्शियस अगर आ जाएगी बच्चों के अंदर तो उसी से काफ़ी परिवर्तन होगा। क्योंकि इस छोटी सी एज में बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनको सिर्फ इतना ही कॉन्शियस करना है कि जो तुम पढ़ रहे हो वेस्टर्न किताबों में, जो हमारी बाकी बोर्ड की किताबों में है, वो इनफ नहीं है, वो कंपल्सरी, वो इतना ज़रूरी नहीं है। उसको चेंज करना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए अपनी परंपराओं के साथ, और जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख कर पढ़ा जाए तो उनको एक कॉन्शियसनेस बदले बढ़ेगी, और वो जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो उनको सोचने की शक्ति बढ़ेगी, और उससे फिर समाज में परिवर्तन आएगा। इसका मतलब भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो केवल एक इकोनॉमिक फिलॉसफी न पढ़ा करके एक संधारणीय जीवन शैली की ओर विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों के माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश सिर्फ ये देना चाहते हैं विद्यार्थियों को भी कि जो भी आपके आसपास जो चीज़ हो रही हैं उनको नए तरीके से सोचने की तरीका आपको चाहिए, क्योंकि हमको एक तरीके से बताया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप देखिए किसी भी घर में चले जाइए, आपको इतने सारे कपड़े मिलेंगे उनके घर में जो कि वो 2 या 3 बार यूज़ करने के बाद वो पड़े रहते हैं, उनका कोई उपयोग है नहीं। जी। तो हमने ये देखना कि उतना ही लो जितना कि आपको अपना चाहिए। जी। वेस्ट मत करो। जी। तो इस चीज़ की जो चीज़ें हैं हमारे को स्टूडेंट को बताना है कि हमारा जो विचार हैं उसको इस तरह के हों कि हमें कम से कम इस तरह की जो एक्स्ट्रावेगेंस है, इस तरह की जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको नहीं किया जाए। जी। और उससे अगर विद्यार्थी और स्टूडेंट जो टीचर हैं उनको समझाते हैं तो ज़रूरी बात है समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आपका, आज के इस एपिसोड में आप आए, आपने इतना खूबसूरत संदेश विद्यार्थियों को हमारे भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।